जिला कलेक्ट्रेट के विशाल वातानुकूलित कक्ष के भीतर सन्नाटा पसरा हुआ था, जो बाहर की चिलचिलाती धूप और शोरगुल से बिल्कुल विपरीत था। नंदिनी शर्मा, जिले की जिलाधिकारी, अपनी विशाल मेज के पीछे बैठी फाइलों के अंबार को निपटाने में व्यस्त थी। उनकी उंगलियों में थमा महंगा पेन किसी न्यायाधीश के हथौड़े की तरह चल रहा था, जो हर हस्ताक्षर के साथ किसी न किसी का भाग्य तय कर रहा था। कमरे का तापमान आरामदायक था, लेकिन नंदिनी के माथे पर चिंता की एक अदृश्य लकीर खिंची हुई थी। जनता दरबार का समय लगभग समाप्त होने को था, फिर भी बाहर फरियादियों की लंबी कतार कम होने का नाम नहीं ले रही थी। हर कोई अपनी व्यथा, अपनी पीड़ा और अपनी अधूरी उम्मीदें लेकर इस लौह महिला के समक्ष प्रस्तुत होने के लिए आतुर था, जिसे लोग प्रशासनिक दक्षता की प्रतिमूर्ति मानते थे। कक्ष के बाहर तैनात अर्दली ने दरवाजा थोड़ा सा खोला और दबी हुई आवाज में अगले फरियादी को भीतर आने का संकेत दिया। नंदिनी ने सिर उठाए बिना ही अगली फाइल खोली। उनकी निगाहें दस्तावेजों पर जमी थीं। तभी दरवाजे पर एक संकोचपूर्ण आहट हुई, जैसे आने वाला व्यक्ति यह तय नहीं कर पा रहा हो कि उसे उस पवित्र सीमा को लांघना चाहिए या नहीं। वातानुकूलित कमरे की कृत्रिम ठंडक में अचानक पसीने, चूने और मिट्टी की एक तीखी गंध घुल गई। यह गंध उस दुनिया की थी जिससे नंदिनी बहुत पहले दामन छुड़ा चुकी थी। एक ऐसी दुनिया जहां रोटियां सपनों से ज्यादा कीमती होती हैं। उसने अपनी नाक सिकोड़ी, लेकिन अपनी पेशेवर गरिमा बनाए रखते हुए उसने आने वाले को देखने के लिए अपनी नजरें उठाईं, यह सोचकर कि यह कोई सामान्य ग्रामीण होगा जो जमीन के किसी विवाद को लेकर आया है। सामने खड़े व्यक्ति को देखकर नंदिनी की कलम हवा में ही थम गई। वह एक दुबला पतला, लगभग अस्थिपंजर जैसा दिखने वाला पुरुष था, जिसके कपड़ों पर जगह जगह सफेदी और सीमेंट के दाग लगे हुए थे। उसने एक पुराना, मैला कुचैला धोती कुर्ता पहन रखा था और कंधे पर एक तार तार हो चुका गमछा डाल रखा था। उसके नंगे पैर धूल से सने थे और एड़ियां बुरी तरह फटी हुई थीं, जो मीलों पैदल चलने की गवाही दे रही थीं। उसने अपना सिर इतना नीचे झुका रखा था कि उसका चेहरा स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा था। केवल उसकी खिचड़ी दाढ़ी और धूप से झुलसी हुई काली त्वचा नजर आ रही थी। वह दरवाजे के पास ही खड़ा रहा, जैसे कि आगे बढ़ने पर उसके पैरों की गंदगी इस आलीशान कमरे के कालीन को दूषित कर देगी। नंदिनी के दिल की धड़कन एक पल के लिए जैसे रुक सी गई। 15 साल, पूरे 15 साल बीत चुके थे, लेकिन वह उस झुके हुए कंधे और उन कांपते हुए हाथों को कैसे भूल सकती थी। समय और गरीबी ने उस शरीर को निचोड़कर रख दिया था, लेकिन वह उसे पहचानती थी। यह वही राघव था, वही राघव जिसके साथ कभी उसने 7 फेरे लिए थे, जिसके साथ उसने एक छोटी सी झोपड़ी में सुनहरे भविष्य के सपने बुने थे। लेकिन आज वह इस जिले की सबसे शक्तिशाली अधिकारी थी, और वह एक दिहाड़ी मजदूर जो शायद दिन भर की मजदूरी के लिए इंटेंड होता था। सामाजिक प्रतिष्ठा की यह खाई इतनी गहरी और चौड़ी थी कि उसमें उनका पूरा अतीत समा सकता था। नंदिनी के गले में एक कड़वा घूंट अटक गया, जिसे निगलना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। राघव ने धीरे से अपने दोनों हाथ जोड़े। उसकी हथेलियां सख्त और खुरदरी थीं, जिनमें काम की लकीरें गहरे घावों की तरह उभरी हुई थीं। उसने अभी भी अपना सिर नहीं उठाया था। शायद उसे डर था कि अगर उनकी आंखें मिलीं तो अतीत का वह ज्वालामुखी फट पड़ेगा जिसे उसने बरसों से अपने सीने में दबा रखा था। नंदिनी अपने भीतर उठते हुए भावनाओं के ज्वार को रोकने के लिए संघर्ष कर रही थी। उसे याद आया वह दिन जब राघव ने उसे घर से निकाला था, यह कहते हुए कि वह उसके लिए सिर्फ एक बोझ है। उस दिन के अपमान की आग ने ही नंदिनी को आज इस कुर्सी तक पहुंचाया था। लेकिन आज जब वह विलेन उसके सामने एक लाचार फरियादी बनकर खड़ा था, तो उसे अपनी जीत का कोई स्वाद महसूस नहीं हो रहा था, बल्कि एक अजीब सी रिक्तता का एहसास हो रहा था। कहिए, क्या समस्या है? आपकी नंदिनी ने अपनी आवाज को जितना संभव हो सका उतना सख्त
और आधिकारिक बनाने की कोशिश की, लेकिन उसमें एक हल्का सा कंपन आ ही गया। उसकी आवाज सुनकर राघव का शरीर सिहर उठा। यह वही आवाज थी जिसे सुनने के लिए उसके कान बरसों से तरस रहे थे। लेकिन आज यह आवाज किसी पत्नी की नहीं, बल्कि एक साहब की थी। राघव ने अपनी सूखी जीभ को होंठों पर फेरा और बहुत धीमी, लगभग फुसफुसाती हुई आवाज में कहा, मैडम सर, एक अर्जी लाया हूं। उसने नंदिनी नहीं कहा, पत्नी नहीं कहा, बस मैडम सर कहा। इस संबोधन ने नंदिनी के अहंकार और उसके पुराने जख्मों दोनों पर एक साथ प्रहार किया। उसने अपनी पहचान को उस साहब के संबोधन के पीछे कितनी सावधानी से छिपा लिया था। कमरे में मौजूद स्टेनोग्राफर और अर्दली इस दृश्य को उत्सुकता से देख रहे थे। वे अपनी सख्त मिजाज डीएम साहिबा को एक साधारण मजदूर के सामने इतना असहज होते पहली बार देख रहे थे। नंदिनी को एहसास हुआ कि वह अपनी भावनाओं को अपने चेहरे पर आने दे रही है, जो एक प्रशासनिक अधिकारी के लिए शोभा नहीं देता। उसने एक गहरी सांस ली, अपनी रीढ़ सीधी की ओर अपने चेहरे पर वही कठोर मुखौटा लगा लिया जिसके लिए वह जानी जाती थी। उसने इशारे से राघव को आगे आने को कहा। राघव झिझकते हुए 2 कदम आगे बढ़ा, लेकिन उसने मेज से एक सम्मानजनक दूरी बनाए रखी। उसकी आंखों में एक अजीब सी वीरानगी थी, जैसे जीवन ने उससे सब कुछ छीन लिया हो और अब उसके पास खोने के लिए कुछ भी न बचा हो। राघव ने अपनी जेब से एक मुड़ा तुड़ा कागज निकाला। उसके हाथ इतनी जोर से कांप रहे थे कि कागज खड़खड़ा रहा था। वह कागज शायद किसी स्कूली बच्चे की कॉपी से फाड़ा गया था, जिस पर टेढ़ी मेढ़ी लिखावट में कुछ लिखा था। यह दृश्य नंदिनी को अतीत के उस दौर में ले गया जब राघव ने अपनी साइकिल बेचकर उसके लिए यूपीएससी की किताबें खरीदी थीं। उस समय भी उसके हाथ ऐसे ही कांप रहे थे, डर से नहीं बल्कि उत्साह से। उसने कहा था, नंदिनी, तुम बस पढ़ाई करो, बाकी सब मैं देख लूंगा। और फिर एक दिन अचानक सब बदल गया। उसने उसे धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। नंदिनी के मन में फिर से वही पुराना सवाल कौंध गया, आखिर क्यों उस दिन वह राक्षस क्यों बन गया था। यह हमारे गांव के स्कूल के बारे में है, सरकार, राघव ने बहुत मुश्किल से शब्द जोड़ते हुए कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सा भारीपन था, जैसे उसके गले में बरसों का गुबार फंसा हो। वे लोग, वे बिल्डर, स्कूल तोड़ना चाहते हैं। नंदिनी ने उसकी ओर देखा, उम्मीद कर रही थी कि वह अपनी गरीबी, अपनी बीमारी या किसी सरकारी योजना के लाभ के लिए गिड़गिड़ाएगा। अक्सर लोग उसके पास निजी स्वार्थ के लिए आते थे, लेकिन यह आदमी, जो खुद दाने दाने को मोहताज लग रहा था, एक स्कूल के लिए यह खड़ा था। नंदिनी की जिज्ञासा और भी बढ़ गई। क्या यह वही स्कूल नहीं था जहां उनकी नन्ही बेटी, जो अब इस दुनिया में नहीं थी, कुछ दिनों के लिए पढ़ने गई थी? नंदिनी ने हाथ बढ़ाकर वह कागज थाम लिया। कागज लेते समय उनकी उंगलियां एक क्षण के लिए राघव की उंगलियों से छू गईं। वह स्पर्श किसी बिजली के झटके जैसा था। राघव ने तुरंत अपना हाथ पीछे खींच लिया, जैसे उसने कोई अपराध कर दिया हो। उसकी उंगलियों की वह खुरदरी बनावट नंदिनी की मखमली त्वचा पर एक जलन छोड़ गई। उस एक क्षण के स्पर्श ने 15 सालों की दूरी को मिटाने की कोशिश की, लेकिन सामाजिक मर्यादाओं की दीवारें बहुत ऊंची थीं। नंदिनी ने अपनी नजरें कागज पर गड़ा दी, ताकि उसे राघव की उन आंखों का सामना न करना पड़े जो अब आंसुओं से डबडबा रही थीं। कागज पर स्याही कई जगह पसीने से फैल गई थी, लेकिन शब्द पढ़ने योग्य थे। उस प्रार्थना पत्र में टूटे फूटे शब्दों में लिखा था कि कैसे गांव के प्रधान और एक शहर के बिल्डर ने मिलकर उस जमीन को हथियाने की साजिश रची है जहां गरीब बच्चों का प्राथमिक विद्यालय है। इसमें राघव का अपना कोई जिक्र नहीं था। न उसने घर मांगा था, न पैसा, न इलाज। उसने बस उन बच्चों की छत बचाने की गुहार लगाई थी जिनका भविष्य उस स्कूल से जुड़ा था। नंदिनी को आश्चर्य हुआ। वह जानती थी कि राघव के पास अपना खुद का पक्का घर नहीं है,
वह शायद आज भी उसी कच्ची कोठरी में रहता होगा जिसकी छत बारिश में टपकती थी। फिर भी वह दूसरों के लिए लड़ने आया था। यह त्याग था या मूर्खता, या शायद यह उसका प्रायश्चित था। बाहर गलियारे में हलचल बढ़ गई थी। शायद कोई नेता या वरिष्ठ अधिकारी मिलने आया था, लेकिन नंदिनी का ध्यान पूरी तरह से सामने खड़े उस शख्स पर था। वह मूल्यांकन कर रही थी, उस व्यक्ति का जो कभी उसका पति था और उस व्यक्ति का जो आज एक फरियादी है। राघव ने सिर झुकाए हुए ही कहा, साहब, अगर वह स्कूल टूट गया तो गांव के बच्चे वैसे ही अनपढ़ रह जाएंगे जैसे जैसे मैं रह गया। उसकी आवाज में एक गहरा दर्द था, एक ऐसी टीस थी जो नंदिनी के दिल को छीरती हुई निकल गई। वह जानती थी कि राघव अनपढ़ नहीं था। उसने 10वीं तक पढ़ाई की थी, लेकिन परिस्थितियों ने उसे मजदूर बना दिया था ताकि नंदिनी पढ़ सके। लेकिन यह सच वह तब नहीं जानती थी, और शायद अब भी पूरी तरह नहीं समझ पा रही थी। नंदिनी ने अर्दली को पानी लाने का इशारा किया, लेकिन राघव ने तुरंत हाथ हिलाकर मना कर दिया। नहीं सरकार, बस आप यह अर्जी देख लीजिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, उसने दीनता से कहा। उसका आत्मसम्मान, या शायद उसका संकोच, उसे नंदिनी के हाथ का पानी पीने से भी रोक रहा था। यह वही राघव था जो कभी एक ही थाली में उसके साथ खाना खाता था। आज वह उसके सामने पानी पीने के लिए भी खुद को अयोग्य मान रहा था। जाति और पद की यह व्यवस्था कितनी क्रूर है, यह नंदिनी को आज जितनी शिद्दत से महसूस हुआ, उतना पहले कभी नहीं हुआ था। उसने महसूस किया कि उसकी आईएएस की कुर्सी, उसकी लाल बत्ती वाली गाड़ी, सब कुछ इस क्षण निरर्थक सा लग रहा है। कमरे में ऐसी की हम की आवाज के बीच एक भारी खामोशी थी। नंदिनी ने फाइल बंद की और पहली बार सीधे राघव की आंखों में देखा। राघव की आंखें धंसी हुई थीं। उनके नीचे गहरे काले गड्ढे थे। समय ने उसके चेहरे पर झुर्रियों का जाल बुन दिया था। वह 42 साल का था, लेकिन 60 का लग रहा था। उसकी आंखों में वह चमक नहीं थी जो कभी नंदिनी को मोहित करती थी, बस एक बुझी हुई राख थी। नंदिनी ने अपने कांपते होंठों को संभाला और अपने पेशेवर लहजे को वापस लाते हुए कहा, इस मामले की जांच होगी, मैं खुद देखूंगी। उसने यह नहीं कहा कि मैं तुम्हारे लिए देखूंगी। उसने कहा, मामले की जांच होगी। वह अभी भी उस दीवार को तोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। राघव ने जैसे ही यह सुना, उसके चेहरे पर एक फीकी सी राहत की मुस्कान आई। उसने फिर से दोनों हाथ जोड़े और झुककर प्रणाम किया। धन्यवाद मैडम सर, भगवान आपका भला करे, उसने कहा और मुड़ने लगा। उसके भगवान आपका भला करे शब्द नंदिनी के कानों में गूंजते रहे। क्या उसे पता है कि जिसका भला वह मांग रहा है, वह कभी उसकी अपनी थी? या उसने भी मान लिया है कि वह नंदिनी मर चुकी है और अब सिर्फ एक डीएम साहब बची हैं? राघव धीरे धीरे अपने भारी कदमों से दरवाजे की ओर बढ़ा। उसका जाना नंदिनी को ऐसा लगा जैसे उसके शरीर से कोई हिस्सा अलग होकर जा रहा हो। दरवाजे तक पहुंचकर राघव एक पल के लिए रुका। उसे लगा जैसे उसे कुछ और कहना चाहिए, शायद अपने बारे में, शायद अपनी बूढ़ी मां के बारे में जो आज भी नंदिनी को याद करती थी। लेकिन उसने अपनी जुबान पर ताला लगा लिया। वह जानता था कि अब इन बातों का कोई मोल नहीं है। उसने अपनी मैली धोती को थोड़ा ऊपर उठाया और बाहर की चिलचिलाती धूप और धूल में वापस जाने के लिए कदम बढ़ा दिया, जहां उसकी असली दुनिया उसका इंतजार कर रही थी। नंदिनी अपनी कुर्सी पर जड़वत बैठी रह गई। उसकी आंखों के सामने राघव की फटी हुई एड़ियां और झुका हुआ सिर बार बार घूम रहा था। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, नंदिनी ने अपने चेहरे को दोनों हाथों में छिपा लिया। उसकी आंखों से जो आंसू अब तक रुके हुए थे, वे बांध तोड़कर बह निकले। यह आंसू सिर्फ पुराने प्रेम के नहीं थे, बल्कि उस अपराध बोध के थे जो अचानक उसके मन में जाग उठा था। उसने हमेशा सोचा था कि राघव ने उसे धोखा दिया है, लेकिन आज उसकी आंखों में जो सच्चाई, जो त्याग और जो निस्वार्थ भाव उसने देखा था,
उसने उसके 15 साल पुराने विश्वास की नींव हिला दी थी। उसने घंटी बजाकर अपने निजी सहायक को बुलाया। गाड़ी तैयार करो, उसने आदेश दिया। उसकी आवाज में अब कंपन नहीं, बल्कि एक दृढ़ निश्चय था। उसे उस स्कूल जाना था, उसे उस गांव जाना था, उसे सच जानना था। सफेद एम्बेसडर कार धूल भरी सड़क पर हिचकोले खाती हुई आगे बढ़ रही थी। लाल बत्ती की चमक और सायरन की गूंज ने शांत ग्रामीण वातावरण में एक हलचल पैदा कर दी थी। लेकिन कार की पिछली सीट पर बैठी नंदिनी का मन कहीं और ही भटक रहा था। उसकी गोद में वही मटमैला कागज रखा था जिसे राघव ने कुछ देर पहले उसे सौंपा था। कागज के उस टुकड़े से आती बीढ़ी और पसीने की गंध ने वातानुकूलित कार के परफ्यूम को भी फीका कर दिया था। नंदिनी की उंगलियां उस कागज पर लिखे शब्दों को नहीं, बल्कि उस समय को टटोल रही थीं जब ये लिखावट उसके लिए प्रेम का पर्याय हुआ करती थी। बाहर भागते हुए खेत और पेड़ उसे 15 साल पीछे खींच रहे थे। उस समय में जब वह कलेक्टर नहीं, बल्कि एक साधारण नई नवेली दुल्हन थी, और राघव उसका पूरा संसार था। स्मृतियों का एक झोंका उसे उस पुरानी टीन की छत वाली कोठरी में ले गया। उसे याद आया वह दिन जब उसने सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने की इच्छा जताई थी। तब घर में खाने के लाले पड़े थे। राघव दिन भर कड़ी धूप में मजदूरी करता और शाम को जब घर लौटता तो उसके बदन से थकान रिस रही होती थी। लेकिन नंदिनी की बात सुनकर उसकी आंखों में एक अनोखी चमक आ गई थी। उसने अपनी थकान को एक पल में भुला दिया था। नंदिनी को याद आया कि कैसे राघव ने अपनी सबसे प्रिय वस्तु, अपनी पुरानी हीरो साइकिल, जिसे वह अपनी जान से भी ज्यादा चाहता था, बिना किसी हिचकिचाहट के बेच दी थी। वह साइकिल ही उसके आने जाने का एकमात्र साधन थी। लेकिन उसने नंदिनी के लिए किताबों का इंतजाम करने के लिए उसे कुर्बान कर दिया था। नंदिनी की आंखों के सामने वह दृश्य सजीव हो उठा जब राघव किताबों का बंडल लेकर घर लौटा था। वह पैदल आया था, मीलों चलकर, पसीने से लथपथ, लेकिन उसके चेहरे पर एक विजेता की मुस्कान थी। उसने किताबें नंदिनी की गोद में रखते हुए कहा था, नंदिनी, ये सिर्फ किताबें नहीं हैं, ये हमारे सपनों की चाबी हैं। तुम बस पढ़ाई करो, घर की चिंता मुझ पर छोड़ दो। उस रात उन्होंने भरपेट खाना नहीं खाया था, लेकिन उन किताबों की खुशबू ने उनकी भूख मिटा दी थी। राघव ने उसे यह कभी महसूस नहीं होने दिया कि साइकिल बेचने के बाद उसे काम पर जाने के लिए अब रोज 10 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। उसके पैरों के छाले नंदिनी ने कई दिनों बाद देखे थे, और जब उसने पूछा तो राघव ने बस हंसकर बात टाल दी थी। कार एक गहरे गड्ढे में उछली और नंदिनी का सिर खिड़की से टकराते टकराते बचा। इस झटके ने उसे एक और कड़वी याद दिला दी। समय के साथ कैसे सब कुछ बदलने लगा था। जैसे जैसे परीक्षा की तारीख नजदीक आ रही थी, राघव का व्यवहार अजीब होता जा रहा था। वह घर देर से आने लगा था। उसकी बातों में एक रूखापन आ गया था। जो राघव पहले उसकी पढ़ाई के दौरान रात रात भर जागकर उसे पंखा झलता था, वह अब बात बात पर चिढ़ने लगा था। नंदिनी को लगा था कि शायद काम का दबाव और गरीबी उसे तोड़ रही है। वह नहीं जानती थी कि सतह के नीचे कुछ और ही खिचड़ी पक रही है। वह अक्सर उसे खोई हुई नजरों से देखता, जैसे उसे अपनी यादों में कैद कर लेना चाहता हो। फिर वह काली रात आई, जो नंदिनी के जीवन का सबसे भयानक और निर्णायक मोड़ साबित हुई। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी और घर के अंदर उससे भी भयंकर तूफान आया हुआ था। राघव, जो शराब कभी हाथ नहीं लगाता था, उस रात लड़खड़ाते हुए घर घुसा था। उसने बिना किसी उकसावे के झगड़ा शुरू कर दिया था। उसने नंदिनी की किताबों को उठाकर फर्श पर पटक दिया था। वही किताबें जिनके लिए उसने अपनी साइकिल बेची थी। मैं थक गया हूं, वह चिल्लाया था। मैं अब और तुम्हारा बोझ नहीं उठा सकता। यह पढ़ाई लिखाई सब ढकोसला है। तुम सिर्फ एक बोझ हो, नंदिनी, एक ऐसा पत्थर जो मुझे डुबो रहा है। उसके हर शब्द ने नंदिनी के दिल को किसी कांच की तरह चकनाचूर कर दिया था।
नंदिनी को याद आया कि कैसे वह उसके पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाई थी। राघव, ऐसा मत कहो, हम मिलकर सब ठीक कर लेंगे। मैं काम करूंगी, मैं पढ़ाई छोड़ दूंगी, उसने रोते हुए कहा था। लेकिन राघव की आंखों में उस रात कोई दया नहीं थी, बस एक अजीब सी शून्यता और क्रूरता थी। उसने उसे बाहों से पकड़कर बारिश में बाहर धकेल दिया था। निकल जाओ यहां से, अपने पिता के घर जाओ। मुझे अब अपनी जिंदगी में सुख चाहिए, और वह तुम्हारे साथ मुमकिन नहीं है। उसने दरवाजा उसके मुंह पर बंद कर दिया था। उस बंद दरवाजे के पीछे राघव क्या कर रहा था, यह नंदिनी कभी नहीं जान पाई। लेकिन दरवाजे के बाहर खड़ी वह पूरी रात बारिश में भीगती रही, अपनी आत्मा के मरने का शोक मनाती रही। उस रात के अपमान ने नंदिनी के अंदर कुछ ऐसा बदल दिया जो फिर कभी ठीक नहीं हो सका। वह टूटी नहीं, बल्कि पत्थर बन गई। वह अपने पिता के घर वापस गई, लेकिन एक हारी हुई औरत की तरह नहीं, बल्कि प्रतिशोध की आग में जलती हुई एक योद्धा की तरह। उसने कसम खाई थी कि वह उस आदमी को गलत साबित करके रहेगी जिसने उसे बोझ कहा था। उसने दिन रात पढ़ाई की, हर उस आंसू को ईंधन बनाया जो राघव की याद में बहना चाहता था। जब उसका चयन आईएएस के लिए हुआ, तो सबसे पहले उसे राघव का ख्याल आया था। वह उसके पास जाकर उसे अपनी कामयाबी दिखाना चाहती थी, उसे नीचा दिखाना चाहती थी। लेकिन तब तक उसने खुद को इतना कठोर बना लिया था कि उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आज 15 साल बाद उस मटमैले कागज ने उस कठोरता में दरार डाल दी थी। नंदिनी ने कागज को अपनी आंखों के करीब लाकर देखा। लिखावट वही थी, र और सज बनाने का वही पुराना तरीका, जिसे देखकर कभी उसका दिल धड़कता था। लेकिन आज ये अक्षर कांप रहे थे, जैसे लिखने वाले का हाथ बहुत कमजोर हो गया हो। उसने सोचा, अगर राघव वास्तव में इतना स्वार्थी था, तो आज वह अपनी हालत सुधारने के लिए क्यों नहीं आया? उसने अपने लिए कुछ क्यों नहीं मांगा? एक स्कूल के लिए, जहां अब उसका कोई बच्चा नहीं पढ़ता। वह इतनी दूर चलकर क्यों आया? यह विरोधाभास नंदिनी के तार्किक दिमाग को परेशान कर रहा था। उसके गणित में कहीं न कहीं कोई भारी चूक हो रही थी। कार अब रामपुर गांव की सीमा में प्रवेश कर चुकी थी। कच्ची सड़क पर धूल के गुबार उड़ रहे थे। खिड़की से बाहर देखते हुए नंदिनी ने महसूस किया कि गांव बहुत बदल गया है। फिर भी कुछ नहीं बदला। वही कच्चे मकान, वही गोबर से लिपे आंगन, और वही गरीबी जो हवा में लटकी हुई थी। लेकिन अब वहां कुछ पक्के मकान भी दिख रहे थे, और हर तरफ मोबाइल टावर नजर आ रहे थे। लोगों ने सरकारी गाड़ी को देखकर रास्ते से हटकर जगह दी। उनकी आंखों में वही पुराना डर और कौतूहल था। नंदिनी को लगा जैसे वह किसी और ग्रह से आई हुई कोई प्राणी है, जबकि यह वही मिट्टी थी जहां उसने अपनी जवानी के सबसे खूबसूरत और सबसे दर्दनाक दिन बिताए थे। ड्राइवर ने कार की गति धीमी कर दी। मैडम, स्कूल आगे ही है, उसने पीछे मुड़कर सूचना दी। नंदिनी ने सिर हिलाया। उसका गला सूख रहा था। उसने पानी की बोतल उठाई, लेकिन पी नहीं सकी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, जैसे वह किसी परीक्षा परिणाम का इंतजार कर रही हो। उसे डर लग रहा था, राघव से नहीं, बल्कि उस सच से जिसका सामना शायद उसे वहां करना पड़ सकता था। क्या वह अपनी मां राघव की मां को जीवित देख पाएगी? क्या वे उसे पहचान पाएंगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वह राघव की आंखों में फिर से झांकने की हिम्मत जुटा पाएगी? कार एक पुराने, जर्जर हो चुके भवन के सामने रुकी। स्कूल की दीवारें जगह जगह से टूटी हुई थीं और प्लास्टर झड़ चुका था। छत का एक हिस्सा खतरनाक रूप से झुका हुआ था, लेकिन प्रांगण में बच्चों का शोर गूंज रहा था। नंदिनी गाड़ी से नीचे उतरी। पुलिस वाले तुरंत उसके चारों ओर घेरा बनाकर खड़े हो गए, लेकिन उसने हाथ के इशारे से उन्हें दूर रहने को कहा। उसके जूतों ने उसी धूल को स्पर्श किया जिस पर राघव नंगे पैर चलता था। वह धीरे धीरे स्कूल के गेट की ओर बढ़ी। वहां एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे कुछ मजदूर काम कर रहे थे। वे शायद किसी मरम्मत के काम में लगे थे, या शायद बिल्डर के आदमी थे
जो नाप जोक कर रहे थे। अचानक उसकी नजर एक दुबले पतले शख्स पर पड़ी जो एक भारी बोरी अपनी पीठ पर लादे हुए था। वह राघव था। वह स्कूल की टूटी हुई दीवार की ईंटें जमा कर रहा था। शायद उन्हें अस्थायी रूप से ठीक करने की कोशिश कर रहा था। उसके फटे हुए बनियान से उसकी पसलियां झांक रही थीं। नंदिनी वहीं ठिठक गई। यह वही आदमी था जिसने उसे बोझ कहा था, और आज वह खुद पत्थरों का बोझ उठा रहा था, किसी और के बच्चों के लिए। धूप में तपती उसकी त्वचा और पसीने से लथपथ उसका चेहरा देखकर नंदिनी को एक अजीब सी पीड़ा हुई। क्या यही वह सुख था जिसकी तलाश में उसने नंदिनी को घर से निकाला था? नंदिनी ने अपनी आंखों पर चढ़े काला चश्मा को उतारा। वह राघव की ओर बढ़ी। आसपास के लोग कलेक्टर साहिबा को देखकर सहम गए और पीछे हट गए। राघव ने भी शोर सुनकर सिर उठाया। जब उसने नंदिनी को वहां खड़े देखा तो उसके हाथ से इन छूटकर गिर गई। धूल का एक छोटा सा गुब्बार उठा। दोनों के बीच सन्नाटा पसर गया, जिसे केवल दूर किसी कौवे की काम ने तोड़ा। राघव की आंखों में डर था, लेकिन इस बार वह डर खुद के लिए नहीं था। वह शायद सोच रहा था कि कहीं नंदिनी बदला लेने तो नहीं आई है, कहीं वह स्कूल तोड़वाने का आदेश देने तो नहीं आई है। तो यह है वह स्कूल। नंदिनी ने अपनी आवाज को स्थिर रखते हुए कहा, हालांकि उसके अंदर तूफान चल रहा था। राघव ने जल्दी से अपने हाथ झड़े और सिर झुका लिया। जी, जी हजूर, वह हकलाया। उसने अभी भी उसे हुजूर कहा। नंदिनी को इस शब्द से नफरत सी होने लगी थी। वह चाहती थी कि वह उसे नंदिनी कहे, उस पर चिल्लाए, अपना अधिकार जताए, या कम से कम उसे एक इंसान की तरह देखे। लेकिन राघव ने अपने चारों ओर एक अदृश्य दीवार बना ली थी, जिसे भेदना नंदिनी की प्रशासनिक शक्ति के बस की बात नहीं थी। उसने चारों ओर देखा। स्कूल की हालत वाकई दयनीय थी। यह जगह किसी भी समय गिर सकती थी। तुम यहां क्या कर रहे हो? नंदिनी ने पूछा। उसकी नजर राघव के नंगे पैरों पर थी। राघव ने संकोच से जवाब दिया, सरकार, दीवार गिर गई थी। बच्चे उधर खेलने जाते हैं, चोट लग सकती थी, इसलिए बस थोड़ी मरम्मत कर रहा था। उसके पास कोई औजार नहीं था। वह अपने नंगे हाथों से ईंटें जमा रहा था। नंदिनी का कलेजा मुंह को आ गया। यह आदमी, जिसके पास खुद की छत ठीक करने के पैसे नहीं हैं, वह स्कूल की दीवार मुफ्त में बना रहा था। नंदिनी को महसूस हुआ कि जो कहानी वह पिछले 15 सालों से अपने दिमाग में दोहरा रही है, उसमें कई पन्ने गायब हैं। राघव वह खलनायक नहीं लग रहा था जिसे उसने अपनी यादों में गढ़ा था। तभी स्कूल के पीछे से एक बूढ़ी औरत की खांसने की आवाज आई। वह लाठी टेकती हुई धीरे धीरे बाहर आ रही थी। उसकी कमर दोहरी हो चुकी थी और आंखों में मोतियाबिंद की सफेदी थी। नंदिनी उसे तुरंत पहचान गई। वह राघव की मां थी, उसकी सासू मां, जो कभी उसे अपनी बेटी से भी बढ़कर मानती थी। राघव तुरंत दौड़कर उनके पास गया और उन्हें सहारा दिया। मां, तुम बाहर क्यों आई? धूप है, उसने स्नेह से डांटा। बूढ़ी औरत ने अपनी धुंधली आंखों से नंदिनी की धुंधली आकृति की ओर देखा। कौन है रे राघवा? कोई बड़ा अवसर आया है क्या? उसकी कांपती हुई आवाज ने वातावरण में एक नई सिहरन दौड़ दी। नंदिनी के कदम अपने आप उस बूढ़ी औरत की ओर बढ़ गए। प्रोटोकॉल, पद, प्रतिष्ठा, सब कुछ एक पल के लिए पीछे छूट गया। काकी, नंदिनी के मुंह से अनायास ही वह पुराना संबोधन निकल गया। बूढ़ी औरत चौंकी। उसने अपनी गर्दन आगे की और अपनी सिकुड़ी हुई आंखों को छोटा करके देखने की कोशिश की। यह आवाज, वह बड़बड़ाई, यह आवाज तो मेरी बहुरिया जैसी है, मेरी नंदिनी जैसी। राघव का चेहरा पीला पड़ गया। वह नहीं चाहता था कि उसकी मां को पता चले कि सामने खड़ा बड़ा अफसर कौन है। वह जानता था कि अगर अतीत का पिटारा खुला तो वह दर्द का सैलाब संभाल नहीं पाएगा। राघव ने जल्दी से बात संभालने की कोशिश की। नहीं मां, ये शहर से मैडम आई हैं, स्कूल देखने। चलो, तुम अंदर चलो। वह अपनी मां को वापस ले जाने की कोशिश करने लगा, लेकिन मां ने राघव का हाथ झटक दिया।
रुक जा। उसने नंदिनी की ओर उंगली उठाई। तू नंदिनी है ना? उसकी आवाज में एक अजीब सा विश्वास था। नंदिनी की आंखों में आंसू भर आए। वह कुछ बोल नहीं पाई। बस उसने धीरे से सिर हिला दिया। उस बूढ़ी औरत ने जो किया, उसकी उम्मीद वहां खड़े किसी भी शख्स को नहीं थी। वह आगे बढ़ी और नंदिनी के पैरों को छूने के लिए झुक गई। बेटा, तू आ गई। मैंने कहा था, राघवा से। एक दिन मेरी बहुरिया जरूर आएगी। नंदिनी ने तुरंत झुककर उन्हें थाम लिया। एक डीएम एक गरीब बुढ़िया के पैरों में बैठी थी। यह दृश्य वहां मौजूद लोगों के लिए अकल्पनीय था। राघव वहीं खड़ा रहा, जैसे उसका शरीर पत्थर का हो गया हो। वह अपनी मां को रोक नहीं पाया, और न ही नंदिनी को। उसकी मां नंदिनी का चेहरा टटोल रही थी। कितनी बड़ी हो गई है तू, कितनी सुंदर लग रही है। और देख, मेरा राघवा, यह पगला तो कहता था तू मर गई। यह सुनते ही नंदिनी ने झटके से राघव की ओर देखा। राघव ने नजरें चुरा लीं। उसने अपनी मां से और शायद पूरे गांव से झूठ बोला था कि नंदिनी मर चुकी है, ताकि कोई उसकी तलाश न करे, ताकि नंदिनी के अतीत की परछाई उसके नए जीवन पर न पड़े। मर गई, नंदिनी ने अविश्वास से दोहराया। उसके मन में हजारों सवाल एक साथ कौंध गए। राघव ने ऐसा क्यों कहा? उसने उसे बोझ कहकर निकाला था, तो फिर उसे मरा हुआ घोषित करने की क्या जरूरत थी? क्या वह इतनी नफरत करता था, या फिर इसके पीछे कोई और वजह थी? नंदिनी ने महसूस किया कि वह सच्चाई के बहुत करीब खड़ी है। एक ऐसी सच्चाई जो शायद उसे पूरी तरह से तोड़कर रख देगी। उसने राघव की ओर एक प्रश्नवाचक दृष्टि डाली, जो अब अपराधी की तरह सिर झुकाए खड़ा था। हवा में एक भारी खामोशी थी, जो आने वाले तूफान का संकेत दे रही थी। तीखी धूप और धूल भरे वातावरण में काकी के शब्द किसी वज्रपात की तरह नंदिनी के कानों में गूंज रहे थे। यह पगला तो कहता था तू मर गई। नंदिनी की नजरें राघव पर जमी थीं, जो अपनी मां को सहारा देकर उस टूटी फूटी झोपड़ी के भीतर ले जा रहा था। उसका शरीर अपराधबोध और शर्म से झुका हुआ था। नंदिनी के मन में क्रोध और जिज्ञासा का बवंडर उठ रहा था। उसने अपने सुरक्षा कर्मियों को वहीं रुकने का इशारा किया और खुद उन दोनों के पीछे उस तंग और अंधेरी कोठरी में प्रवेश किया। अंदर का दृश्य बाहर की चकाचौंध से भी ज्यादा कष्टकारी था। एक कोने में टूटी हुई खाट, मिट्टी का चूल्हा और कुछ काले पड़े बर्तन, यही राघव की पूरी गृहस्थी थी। दीवारों पर प्लास्टर की जगह गोबर और मिट्टी का लेप था, जो जगह जगह से उखड़ रहा था। राघव ने अपनी मां को खाट पर लिटाया और उन्हें पानी पिलाया। बूढ़ी काकी अब भी बड़बड़ा रही थी, नंदिनी आई है, मेरी बहुरिया आई है। लेकिन राघव ने उन्हें थपकियां देकर शांत करने की कोशिश की। जब उसने यह सुनिश्चित कर लिया कि मां शांत हो गई हैं, तो वह मुड़ा। दरवाजे की चौखट पर खड़ी नंदिनी की परछाई ने कमरे के थोड़े से उजाले को भी रोक दिया था। राघव ने नजरें नहीं मिलाईं। वह अपराधी की तरह खड़ा रहा, अपने मैले गमछे को हाथों में मरोड़ता हुआ। कमरे में एक भारी सन्नाटा था, जिसमें केवल काकी की भारी सांसों और दूर स्कूल के बच्चों के शोर की आवाज आ रही थी। नंदिनी ने अपनी मुट्ठियां भींची। उसके नाखून हथेलियों में चुभ रहे थे। तो मैं मर चुकी हूं। नंदिनी की आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें बर्फ जैसी ठंडक थी। 15 साल, राघव। 15 साल से मैं सोच रही थी कि तुमने मुझे इसलिए निकाला क्योंकि मैं गरीब थी, मैं बोझ थी, और यहां तुम पूरे गांव को यह बता रहे हो कि मैं मर गई। राघव ने एक गहरी सांस ली, जैसे वह किसी बहुत भारी बोझ को उतारने की कोशिश कर रहा हो। उसने अंततः सिर उठाया। उसकी आंखों में एक अजीब सी लाचारी थी। हां, सरकार, उसने कहा। इस बार उसने नंदिनी नहीं कहा। गांव वालों के लिए तुम मर चुकी हो। अगर उन्हें पता चलता कि तुम जिंदा हो और शहर में पड़ रही हो, तो वे मुझे जीने नहीं देते, और शायद तुम्हें भी नहीं। नंदिनी भौचक्की रह गई। क्या मतलब? उसने पूछा। राघव दीवार के सहारे खड़ा हो गया। उसके पैरों में अब खड़े रहने की ताकत नहीं बची थी। उस रात
जब मैंने तुम्हें निकाला था। राघव की आवाज कांपने लगी। उस रात केवल हमारा झगड़ा नहीं हुआ था। गांव के साहूकार ने धमकी दी थी। मेरा घर, मेरी जमीन सब गिरवी थी। वह तुम्हें ले जाना चाहता था। कर्ज के बदले नंदिनी के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह अविश्वास से राघव को देखने लगी। राघव ने अपनी बात जारी रखी। मैंने तुम्हें बचाने के लिए घर से निकाला, तुम्हें बोझ कहा ताकि तुम नफरत करो और कभी वापस ना आओ। और गांव में खबर फैला दी कि शहर जाते वक्त एक हादसे में तुम नहीं रही। नंदिनी को लगा जैसे उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही है। 15 साल की नफरत, 15 साल की कड़वाहट, सब एक पल में बेमानी लगने लगी। वह दीवार का सहारा लेकर खड़ी हो गई। तो तुमने यह सब मेरे लिए किया। उसकी आवाज में अब क्रोध नहीं, बल्कि एक गहरा दर्द था। राघव ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे लिए नहीं नंदिनी, तुम्हारे सपनों के लिए। मैं अनपढ़ मजदूर हूं, मैं सिर्फ ईंटें ढो सकता हूं। लेकिन तुम उड़ने के लिए बनी थी। अगर तुम मेरे साथ रहती तो इसी धुएं और कर्ज में दम तोड़ देती। मैंने बस पिंजरा खोला था, पंख तुम्हारे अपने थे। उसकी सादगी ने नंदिनी के दिल को झकझोर कर रख दिया। लेकिन नंदिनी का तार्किक मन अब भी पूरी तरह से आश्वस्त नहीं था। अगर यह सच है तो आज क्यों आए 15 साल बाद उसने उस अर्जी की ओर इशारा किया जो अब भी उसके हाथ में थी। राघव की नजरें उस अर्जी पर गईं। वह स्कूल। राघव की आंखों में एक नई चमक आ गई। वह स्कूल आखिरी निशानी है। जब हमारी गुड़िया, हमारी मुन्नी जिंदा थी तो वह वहीं खेलती थी। याद है तुम्हें मुन्नी का नाम सुनते ही नंदिनी का दिल बैठ गया। उनकी बेटी, जो गरीबी और बीमारी के कारण बहुत छोटी उम्र में ही चल बसी थी। वह स्कूल ही अब उस नन्ही आत्मा की यादों का एकमात्र घर था। बिल्डर उस स्कूल को तोड़कर मॉल बनाना चाहता है, राघव ने बताया। प्रधान और पुलिस सब मिले हुए हैं। मैंने बहुत कोशिश की, सबके पैर पकड़े, लेकिन एक मजदूर की कौन सुनता है। जब मुझे पता चला कि नई डीएम साहब आई हैं और उनका नाम नंदिनी शर्मा है, तो मेरे मन में एक उम्मीद जागी। मैंने सोचा शायद मेरी नंदिनी अभी भी उस साहब के अंदर कहीं जिंदा होगी। मैंने अपने लिए नहीं, उस स्कूल के लिए, उन बच्चों के लिए और मुन्नी की याद के लिए अपनी कसम तोड़ी और तुम्हारे सामने आया। राघव की आंखों से आंसू बह निकले और उसकी गालों पर पड़ी धूल की परतों में रास्ता बनाने लगे। तभी बाहर शोरगुल बढ़ गया। गाड़ियों के रुकने की आवाज और लोगों की चिल्लाहट ने उस भावुक माहौल को तोड़ दिया। ए राघव, बाहर निकल, एक कर्कश आवाज गूंजी। राघव का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। वे आ गए, बिल्डर के आदमी। वह बुदबुदाया। नंदिनी ने अपने आंसू पोंछे और अपना चश्मा वापस आंखों पर लगाया। एक ही पल में वह भावुक पत्नी से वापस सख्त जिलाधिकारी बन गई। डरो मत, उसने दृढ़ता से कहा और झोपड़ी से बाहर निकली। बाहर का नजारा तनावपूर्ण था। 3 एसयूवी गाड़ियां स्कूल के गेट पर खड़ी थीं और कुछ हट्टे कट्टे गुंडे हाथों में लाठियां लिए खड़े थे। उनके साथ गांव का प्रधान भी था, जिसके चेहरे पर कुटिल मुस्कान थी। राघव नंदिनी के पीछे पीछे बाहर आया। उसका शरीर कांप रहा था, लेकिन वह नंदिनी के आगे आकर खड़ा हो गया, जैसे उसे बचाने की कोशिश कर रहा हो। यह देख नंदिनी का सीना गर्व और पीड़ा से भर गया। यह आदमी, जो खुद इतना कमजोर है, आज भी उसकी ढाल बनने की कोशिश कर रहा था। प्रधान ने राघव को देखकर थूक दिया। क्यों रे भिखारी, तूने काम रुकवाया। तुझे कहा था ना कि यहां से दफा हो जा, प्रधान ने चिल्लाया। उसकी नजर अभी तक नंदिनी पर नहीं पड़ी थी, जो राघव की परछाई में और पुलिस के घेरे के पीछे खड़ी थी। गुंडे आगे बढ़े, स्कूल की दीवार को गिराने के लिए। रुकिए, एक बुलंद और अधिकारपूर्ण आवाज ने सबको चौंका दिया। नंदिनी राघव के पीछे से आगे आई। उसकी चाल में वह आत्मविश्वास था जो केवल सत्ता और सत्य के संगम से आता है। प्रधान की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने लाल बत्ती वाली गाड़ी और पुलिस बल को अब
जाकर देखा। डीएम मैडम प्रधान के मुंह से हकलाते हुए निकला। गुंडे भी ठिठक गए। नंदिनी ने अपनी उंगली उठाई। किसके आदेश से यह निर्माण कार्य चल रहा है और किसके आदेश से आप इस आदमी को धमका रहे हैं? उसकी आवाज में इतना रौब था कि वहां मौजूद भीड़ में सन्नाटा छा गया। नंदिनी ने अपने अर्दली को इशारा किया। तुरंत पुलिसकर्मियों ने प्रधान और गुंडों को घेर लिया। यह सरकारी जमीन है और यह स्कूल सरकारी संपत्ति है, नंदिनी ने घोषणा की। इसे हाथ लगाने का मतलब है राज्य सरकार को चुनौती देना। प्रधान गिड़गिड़ाने लगा। मैडम, हमें तो पता ही नहीं था आप आ रही हैं। यह राघव, यह तो पागल है, झूठ बोलता है। नंदिनी ने राघव की ओर देखा, जो अभी सिर झुकाए खड़ा था। यह आदमी, नंदिनी ने कहा। उसकी आवाज थोड़ी नरम हो गई। यह आदमी इस जिले का सबसे जिम्मेदार नागरिक है। इसने मुझे एक अवैध कब्जे की सूचना दी है और आप, प्रधान जी, इस पर जांच बैठेगी। भीड़ में कानाफूसी शुरू हो गई। गांव वाले जो अब तक तमाशबीन बने हुए थे, अब राघव को एक नई नजर से देख रहे थे। वह पागल राघवा, जिसे कोई पानी भी नहीं पूछता था, आज डीएम मैडम के बगल में खड़ा था। नंदिनी ने इंस्पेक्टर को आदेश दिया, इन सबको थाने ले जाओ और स्कूल की जमीन के कागज तुरंत मेरे ऑफिस में भिजवाओ। जैसे ही पुलिस प्रधान को ले जाने लगी, राघव धीरे से नंदिनी के पास आया। धन्यवाद मैडम सर, उसने फिर वही शब्द कहे। नंदिनी को लगा जैसे किसी ने उसके दिल पर खंजर चला दिया हो। इतना सब होने के बाद भी वह उसे मैडम सर ही बुला रहा था। वह अपनी मर्यादा की रेखा लांघने को तैयार नहीं था। राघव, नंदिनी ने पहली बार सार्वजनिक रूप से उसका नाम लिया। क्या तुम्हें कुछ और नहीं चाहिए? अपने लिए कोई घर, कोई नौकरी? वह चाहती थी कि वह कुछ मांगे। वह चाहती थी कि वह उस पर अपना अधिकार जताए। राघव ने एक उदास मुस्कान के साथ सिर हिलाया। नहीं सरकार, जिसकी उम्मीद थी वह तो बहुत पहले खो गई। अब तो बस यह स्कूल बच जाए, यही बहुत है। मेरा क्या है? मैं तो धूल हूं, आज यहां, कल वहां। उसके शब्दों में वैराग्य था, एक ऐसा गहरा सूनापन जिसे कोई सरकारी योजना नहीं भर सकती थी। नंदिनी ने महसूस किया कि उसके सामने खड़ा यह व्यक्ति वह नहीं है जिसे वह 15 साल पहले जानती थी। गरीबी और पीड़ा ने उसे तराश कर कुछ और ही बना दिया था, शायद एक संत या शायद एक जीवित लाश। उसने अपनी जेब से अपना पर्सनल कार्ड निकाला और राघव की ओर बढ़ाया। अगर कभी भी किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे सीधे फोन करना, दफ्तर आने की जरूरत नहीं है, उसने कहा। राघव ने कांपते हाथों से कार्ड लिया, उसे माथे से लगाया और अपनी जेब में रख लिया, जैसे वह कोई पवित्र ताबीज हो। लेकिन नंदिनी जानती थी कि वह कभी फोन नहीं करेगा। नंदिनी अपनी कार की ओर बढ़ी। दरवाजा खोलते समय वह रुकी और पीछे मुड़कर देखा। राघव वापस स्कूल की टूटी दीवार के पास जा रहा था। उसने एक ईंट उठाई और उसे सही जगह पर रखने लगा। वह फिर से अपनी दुनिया में, अपने काम में, अपनी तपस्या में लीन हो गया था। नंदिनी गाड़ी में बैठी, लेकिन उसका मन वहीं छूट गया था। गाड़ी चलते ही उसने ड्राइवर से कहा, गाड़ी रोको। उसे याद आया कि मां ने उसे पहचाना था। उसे राघव से और भी बहुत कुछ पूछना था। वह साहूकार की बात, वह कर्ज की बात, वह पूरी तरह से स्पष्ट नहीं थी। राघव ने कहा था कि उसने उसे साहूकार से बचाने के लिए निकाला, लेकिन वह साहूकार कौन था और क्या वह खतरा अब भी मंडरा रहा था? नंदिनी ने अपनी डायरी निकाली और उसमें एक नाम लिखा, ठाकुर बलदेव सिंह। यह उस क्षेत्र का सबसे बड़ा बाहुबली और साहूकार था। अगर राघव किसी के कर्ज में दबा था तो वह यही आदमी हो सकता था। नंदिनी के दिमाग में एक नई कहानी आकार ले रही थी। क्या राघव आज भी उस कर्ज को चुका रहा है? क्या इसीलिए वह इतनी दयनीय हालत में है? क्या उसकी सारी कमाई आज भी ब्याज में जा रही है? नंदिनी का खून खौल उठा। अगर यह सच है तो उसने सिर्फ स्कूल बचाया है,
राघव को नहीं। और अब राघव को बचाना उसकी जिद नहीं, उसका धर्म बन गया था। वापसी के रास्ते में नंदिनी ने फोन पर अपने सब डिविजनल मजिस्ट्रेट एसडीएम को लाइन पर लिया। रामपुर गांव के राघव, सन ऑफ रामदीन, की जमीन और कर्ज का पूरा रिकॉर्ड निकालो। मुझे पिछले 20 साल का पूरा ब्यौरा चाहिए। और पता करो कि ठाकुर बलदेव सिंह का उस गांव में क्या इन्वॉल्वमेंट है। मुझे यह रिपोर्ट कल सुबह तक मेरी टेबल पर चाहिए। फोन काटते ही नंदिनी ने खिड़की से बाहर डूबते हुए सूरज को देखा। लाल आसमान उसे उस सिंदूर की याद दिला रहा था जो कभी राघव ने उसकी मांग में भरा था। वह सिंदूर अब नहीं था, लेकिन उसका रंग आज भी उसके जीवन पर छाया हुआ था। अचानक नंदिनी को एक विचार आया जिसने उसे अंदर तक सिहर दिया। राघव ने कहा था कि वे तुम्हें ले जाना चाहते थे। इसका मतलब था कि खतरा केवल आर्थिक नहीं था, बल्कि उसके सम्मान पर था। राघव ने अपने सम्मान, अपनी खुशियों और अपने प्रेम की बलि देकर नंदिनी के सम्मान की रक्षा की थी। वह खुद दुष्ट बन गया ताकि नंदिनी पवित्र रह सके। यह त्याग किसी भी आईएएस की उपलब्धि से बहुत बड़ा था। नंदिनी को अपनी कुर्सी, अपना पद बहुत छोटा लगने लगा। उसने अपनी आंखों को मूंद लिया और अंधेरे में उसे राघव का वह मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखाई दिया जब उसने पहली बार साइकिल बेची थी। मैं आ रही हूं राघव, उसने मन ही मन कहा। इस बार मैं तुम्हें उस दलदल से निकालूंगी, चाहे इसके लिए मुझे पूरे सिस्टम से क्यों न लड़ना पड़े। कार शहर की ओर दौड़ रही थी, लेकिन एक अदृश्य धागा अब उसे उस धूल भरे गांव से बांध चुका था। कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, बल्कि अब तो उसके असली पन्ने खुलने शुरू हुए थे। नंदिनी जानती थी कि अगला अध्याय और भी दर्दनाक होगा, क्योंकि अब उसे अतीत के उन भूतों का सामना करना था जिन्हें राघव ने 15 सालों से अकेले रोक रखा था। अगली सुबह कलेक्ट्रेट के कार्यालय में एक अजीब सी भारीपन थी। नंदिनी अपनी कुर्सी पर बैठी थी, लेकिन उसका ध्यान फाइलों में नहीं था। उसके सामने मेज पर वह रिपोर्ट रखी थी जिसे एसडीएम ने रात भर जागकर तैयार किया था। यह रिपोर्ट राघव और ठाकुर बलदेव सिंह के बीच हुए लेन देन का कच्चा चिट्ठा थी। नंदिनी के हाथ उस फाइल को खोलने से कतरा रहे थे, जैसे उसे पता हो कि उसके अंदर कोई ऐसा बम है जो उसकी पूरी दुनिया को उड़ा देगा। खिड़की से आती धूप की किरणें उस फाइल के लाल फीते पर पड़ रही थीं, जो उसे खून की लकीर जैसी लग रही थी। आखिरकार उसने एक गहरी सांस ली, अपनी कांपती उंगलियों से फाइल खोली और पन्ना पलटा। पहले ही पन्ने पर जो लिखा था उसने नंदिनी के पैरों तले से जमीन खींच ली। रिपोर्ट के मुताबिक जिस तारीख को नंदिनी और राघव का अलगाव हुआ था, ठीक उसी तारीख को राघव की पुश्तैनी जमीन ठाकुर बलदेव सिंह के नाम रजिस्टर हुई थी। लेकिन यह कोई साधारण बिक्री नहीं थी। जमीन की कीमत बाजार भाव से बहुत कम लगाई गई थी और उसके बदले में एक पुराना कर्ज माफ किया गया था। वह कर्ज राघव के पिता ने नहीं, बल्कि खुद राघव ने लिया था शादी के तुरंत बाद। नंदिनी की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उसे याद आया कि शादी के बाद उसके पिता बहुत बीमार पड़ गए थे और उनके इलाज के लिए पैसों की सख्त जरूरत थी। उस समय राघव ने कहा था कि उसने अपनी कुछ बचत निकाली है। नंदिनी को अब समझ आया कि वह बचत नहीं थी, वह राघव की अपनी जमीन का सौदा था जो उसने अपनी पत्नी के पिता को बचाने के लिए किया था। नंदिनी के आंसू पन्नों पर गिरने लगे। उसने आगे पढ़ा, जमीन बेचने के बाद भी कर्ज पूरा नहीं हुआ था। बाकी बचे पैसों के बदले राघव ने खुद को ठाकुर के ईंट भट्टे पर गिरवी रख दिया था। समझौते की शर्तों में लिखा था कि राघव तब तक बिना मजदूरी के काम करेगा जब तक ब्याज सहित मूलधन नहीं चुक जाता। और सबसे नीचे एक नोट लिखा था, नंदिनी की शहर में पढ़ाई और रहने का खर्च। नंदिनी का दम घुटने लगा। वह जिस पैसे से शहर में हॉस्टल की फीस भर रही थी, किताबें खरीद रही थी, वह पैसा राघव ने अपनी आजादी बेचकर हासिल किया था, जिसे वह 15 साल से नफरत के काबिल समझ रही थी। वह आदमी
दरअसल अपनी हड्डियों को जलाकर उसके भविष्य की मशाल जला रहा था। अब नंदिनी के लिए ऑफिस में एक पल भी रुकना नामुमकिन हो गया। उसे लगा जैसे एसी की हवा उसे काट रही है। वह उठी, फाइल को अपने बैग में डाला और बिना किसी सुरक्षाकर्मी को लिए अपनी निजी कार की ओर दौड़ी। उसे तुरंत रामपुर जाना था। उसे राघव से नहीं, बल्कि उसकी मां से मिलना था। राघव तो झूठ बोलेगा, वह अपनी महानता छिपाएगा, लेकिन एक मां की आंखों से सच्चाई नहीं छिप सकती। कार चलाते हुए नंदिनी का दिमाग अतीत की उन घटनाओं को फिर से जोड़ रहा था। राघव का शराब पीकर आना, उसका झगड़ा करना, उसका उसे धक्के मारकर निकालना, अब यह सब उसे एक बहुत बड़े नाटक का हिस्सा लग रहा था। एक ऐसा नाटक जो इतना विश्वसनीय था कि उसने अपने ही रचयिता की जिंदगी बर्बाद कर दी। गांव पहुंचकर नंदिनी ने गाड़ी स्कूल के पास नहीं, बल्कि राघव की झोपड़ी से थोड़ी दूर रोकी। दोपहर का समय था। राघव शायद मजदूरी पर गया होगा। नंदिनी ने दुपट्टे से अपना चेहरा ढंका और तेज कदमों से झोपड़ी की ओर बढ़ी। अंदर काकी अकेली खाट पर लेटी माला जप रही थी। नंदिनी को देखते ही वह चौंक गईं, लेकिन इस बार उनकी आंखों में पहचान की चमक साफ थी। नंदिनी उनके पैरों के पास जमीन पर बैठ गई और अपना सिर उनकी गोद में रख दिया। उसका आईएएस का अहंकार, उसका रुतबा, सब दरवाजे के बाहर ही छूट गया था। यहां वह सिर्फ एक पछतावे से भरी हुई बहू थी। काकी ने उसके सिर पर अपना कांपता हुआ हाथ रखा और बिना कुछ कहे समझ गईं कि नंदिनी सब जान गई है। काकी, तुमने मुझे क्यों नहीं रोका? नंदिनी सुबकते हुए बोली। तुमने मुझे जाने क्यों दिया? राघव पागल था, लेकिन तुम तो समझदार थीं। काकी की बूढ़ी आंखों से भी आंसू बह निकले। उन्होंने धीरे से कहा, बेटा, उस रात ठाकुर ने संदेश भेजा था। अगर राघव कर्ज नहीं चुकाता तो वह घर कुर्क कर लेता, और उसकी नजर तुम पर थी। उसने कहा था कि अगर पैसे नहीं हैं तो बहू को हवेली भेज दो, हिसाब बराबर हो जाएगा। नंदिनी का खून जम गया। उसने डर के मारे काकी का हाथ कसकर पकड़ लिया। यह सच्चाई उसकी कल्पना से भी ज्यादा भयानक थी। राघव ने उसे गरीबी से नहीं बचाया था, उसने उसे एक दरिंदे से बचाया था। काकी ने आगे बताया, राघव ने उसी रात फैसला किया कि वह तुम्हें इस नरक से दूर कर देगा। वह जानता था कि अगर उसने तुम्हें सच बताया तो तुम उसे छोड़कर नहीं जाओगी। तुम उसके साथ मरना पसंद करती, इसलिए उसने तुमसे नफरत करवाने का रास्ता चुना। वह पूरी दोपहर नदी किनारे बैठकर रोया था, ताकि रात को तुम्हारे सामने पत्थर बन सके। उसने शराब नहीं पी थी, उसने बस अपने कपड़ों पर शराब छिड़की थी ताकि तुम्हें बदबू आए। जब उसने तुम्हें धक्का दिया तो उसके कलेजे के 100 टुकड़े हो गए थे। तुम्हारे जाने के बाद वह उस चौखट पर सिर पटक पटक कर रोया था। नंदिनी, उसने अपनी आत्मा को मार दिया ताकि तुम जिंदा रह सको। नंदिनी को लगा जैसे कोई उसका सीना चीर रहा है। हर वो शब्द जो राघव ने उस रात कहे थे, तुम बोझ हो, मुझे सुख चाहिए, वे सब असल में उसकी रक्षा के लिए बोले गए मंत्र थे। उसने अपने प्यार को बचाने के लिए खुद को विलेन बना लिया। उसने नंदिनी के मन में अपने लिए इतनी नफरत भर दी ताकि वह पलटकर न देखे और अपनी मंजिल की ओर बढ़ जाए। नंदिनी को अपनी तमाम डिग्रियां, अपने तमाम अवार्ड्स, सब धूल के समान लगने लगे। उसकी सफलता की इमारत राघव की लाश पर खड़ी थी, वह जिसे अपनी मेहनत और काबिलियत समझती थी। काकी के घुटनों पर सिर रखे रखे नंदिनी ने पूछा, और वह स्कूल के लिए क्यों लड़ रहा है? काकी ने एक गहरी सांस ली। जब तुम चली गईं तो कुछ महीने बाद खबर आई कि तुम शहर में सेटल हो गई हो। राघव बहुत खुश था, लेकिन फिर उसे पता चला कि उसके बच्चे की, मुन्नी की तबीयत खराब है। वह जाना चाहता था, लेकिन ठाकुर के आदमियों ने उसे जाने नहीं दिया। जब तक वह पैसे जुटाकर पहुंचा, बहुत देर हो चुकी थी। वापस आकर वह पागलों जैसा हो गया था। उसने कहा कि वह मुन्नी को नहीं बचा सका, लेकिन उसकी यादों को बचाएगा। वह स्कूल ही अब उसकी मुन्नी है। वह कहता है कि जब तक बच्चे वहां पढ़ेंगे
उसे लगेगा कि मुन्नी अभी भी जिंदा है। नंदिनी अब और नहीं सुन सकती थी। उसका अपराधबोध उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। वह उठी, काकी के पैर छुए और झोपड़ी से बाहर निकली। उसे राघव को ढूंढना था। उसे उससे माफी नहीं मांगनी थी, क्योंकि माफी बहुत छोटा शब्द था। उसे बस उसे देखना था, एक नई नजर से। वह स्कूल की ओर बढ़ी, जहां निर्माण कार्य रुका हुआ था। राघव वहां नहीं था। किसी ने बताया कि वह नदी किनारे ईंट भट्टे पर काम कर रहा है, वही ईंट भट्टा जो ठाकुर का था। नंदिनी ने अपनी गाड़ी स्टार्ट की और नदी की ओर बढ़ा दी। धूल के गुबार के बीच उसे दूर से ही चिमनियों से निकलता काला धुआं दिखाई देने लगा, जो राघव के जीवन के अंधेरे जैसा था। भट्टे पर पहुंचकर नंदिनी ने देखा कि सैकड़ों मजदूर तपती धूप में काम कर रहे थे। वहां की हवा में कोयले की राख और पसीने की गंध थी। उसने राघव को ढूंढने के लिए अपनी नजरें दौड़ाईं और फिर उसने उसे देखा। राघव एक भारी टोकरी सिर पर उठाए, नंगे पैर, अंगारों जैसी गर्म जमीन पर चल रहा था। उसका शरीर पसीने से काला पड़ चुका था और पसलियां त्वचा को फाड़कर बाहर आने को बेताब थीं। नंदिनी की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। यह वही राघव था जिसने कभी उसे रानी की तरह रखने का वादा किया था, और उसने अपना वादा निभाया। वह रानी बन गई थी, लेकिन राजा गुलाम बन गया था। नंदिनी धीरे धीरे राघव की ओर बढ़ी। उसके महंगे सैंडल राख में धंस रहे थे। राघव ने अपनी टोकरी नीचे पटकी और माथे का पसीना पोंछा। तभी उसकी नजर सामने खड़ी नंदिनी पर पड़ी। वह सकपका गया। उसने जल्दी से अपना गमछा उठाया और अपना नंगा बदन ढकने की कोशिश की। उसे शर्म आ रही थी कि नंदिनी उसे इस हालत में देख रही है, लेकिन नंदिनी ने उसकी शर्म को सम्मान में बदल दिया। वह सीधे उसके पास गई और बिना कुछ सोचे वहां मौजूद सैकड़ों मजदूरों और मुंशी के सामने राघव के पैरों में झुक गई। उसने अपने माथे को राघव के धूल भरे चरणों से स्पर्श किया। अरे अरे, यह क्या कर रही हैं सरकार? राघव घबराकर पीछे हटा। उसने जल्दी से नंदिनी को कंधों से पकड़कर उठाया। आप बड़ी अफसर हैं, यह आपको शोभा नहीं देता। राघव की आवाज में घबराहट थी। नंदिनी ने अपनी आंसुओं से भरी आंखों से उसे देखा। अफसर, मैं दुनिया के लिए हूं। राघव, तुम्हारे लिए मैं आज भी वही नंदिनी हूं जिसे तुमने बचाया था। मुझे सब पता चल गया है। ठाकुर का कर्ज, तुम्हारी जमीन, वह रात, सब कुछ। राघव का चेहरा पीला पड़ गया। उसका सबसे बड़ा डर सच हो गया था। वह नहीं चाहता था कि नंदिनी कभी भी इस सच को जाने और खुद को दोषी माने। क्यों किया तुमने ऐसा? नंदिनी ने उसका कॉलर पकड़कर झकझोरा, लेकिन इस बार गुस्से में नहीं, बल्कि अधिकार से। तुमने मुझे फैसला लेने का हक क्यों नहीं दिया? हम मिलकर लड़ सकते थे। राघव ने अपनी नजरें झुका लीं। नहीं नंदिनी, उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, कीचड़ में रहकर कमल नहीं खिल सकता। अगर तुम यहां रहती तो ठाकुर और यह गरीबी तुम्हें भी खा जाती। मुझे तुम्हें मैला नहीं होने देना था। देखो, आज तुम कहां हो? तुम सूरज की तरह चमक रही हो। अगर मेरे जलने से तुम चमकती हो। नंदिनी राघव की बातों को सुनकर स्तब्ध रह गई। उसका प्रेम कितना निस्वार्थ था, यह सोचकर उसकी रूह काम गई। वह उसे घर ले जाने के लिए, उसे इस नरक से निकालने के लिए आई थी। चलो मेरे साथ, नंदिनी ने कहा। अब बहुत हो गया। मैं सारा कर्ज चुका दूंगी। मेरे पास पैसे हैं, ताकत है। अब तुम्हें यहां एक पल भी रहने की जरूरत नहीं है। उसने राघव का हाथ खींचा, लेकिन राघव अपनी जगह से नहीं हिला। उसके पैर जैसे जमीन में गढ़े हुए थे। उसने धीरे से अपना हाथ नंदिनी की पकड़ से छुड़ाया। पैसे से तुम ठाकुर का कर्ज चुका सकती हो, नंदिनी, राघव ने एक थकी हुई मुस्कान के साथ कहा। लेकिन मेरा जो धर्म है, उसे मैं नहीं छोड़ सकता। मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। नंदिनी हैरान थी। क्यों? अब क्या बाधा है? राघव ने दूर बहती गंगा की ओर देखा। हमारे बीच अब 15 साल और 15 जन्मों का फासला है।
मैडम सर, तुम जिस दुनिया में हो वहां मैं एक धब्बा लगूंगा। लोग कहेंगे डीएम का पति एक अनपढ़ मजदूर है। तुम्हारी इज्जत पर उंगली उठेगी। मैंने तुम्हें बनाने के लिए अपनी जिंदगी दी है। राघव का तर्क इतना कठोर और सत्य था कि नंदिनी के पास कोई जवाब नहीं था। वह जानती थी कि यह समाज कितना क्रूर है, लेकिन क्या वह उसे यहीं मरने के लिए छोड़ दे? तो क्या मैं तुम्हें ऐसे ही छोड़ दूं? तिल तिल मरने के लिए नंदिनी चिल्लाई। राघव ने उसकी आंखों में देखा। मुझे मरने का डर नहीं है। मुझे डर इस बात का था कि मेरा बलिदान व्यर्थ न चला जाए। लेकिन आज तुम्हें यहां इस वर्दी में देखकर मुझे मोक्ष मिल गया है। बस एक विनती है, उस स्कूल को बचा लो और उस ठाकुर को। नंदिनी ने अपनी आंसू पोंछे। उसकी आंखों में अब एक नई आग जल रही थी। यह आग दुख की नहीं, बल्कि प्रतिशोध और न्याय की थी। उसने समझ लिया कि राघव को साथ ले जाना उसका अपमान होगा, लेकिन राघव को न्याय दिलाना उसका धर्म है। ठीक है, नंदिनी ने दृढ़ता से कहा, मैं तुम्हारे त्याग का मान रखूंगी, लेकिन याद रखना राघव, यह कर्ज पैसों का नहीं, आत्मा का है, और मैं इसे चुकाकर रहूंगी। उसने राघव को आखिरी बार देखा, उस धूल और कालिख में लिपटा हुआ देवता, और फिर मुड़ गई। वापस अपनी गाड़ी की ओर बढ़ते हुए नंदिनी ने अपना फोन निकाला और पी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस को कॉल लगाया। उसकी आवाज में अब वह कंपन नहीं था, बल्कि साक्षात महाकाली का रूप था। पी साहब, मैं चाहती हूं कि ठाकुर बलदेव सिंह के सभी गोदामों और खातों पर अभी इसी वक्त रेड पड़े। बंधुआ मजदूरी अधिनियम और SC/ST एक्ट के तहत जितनी धाराएं लग सकती हैं, सब लगाइए। मैं खुद मौके पर आ रही हूं। आज इस जिले से एक रावण का अंत होगा। उसने फोन काटा और गाड़ी में बैठी। धूल अभी भी उसकी साड़ी पर लगी थी, लेकिन अब वह धूल उसे मैली नहीं, बल्कि पवित्र लग रही थी। अगले कुछ दिन रामपुर और पूरे जिले के लिए किसी तूफान से कम नहीं थे। नंदिनी के आदेश पर प्रशासन ने वह कर दिखाया जो पिछले कई दशकों में नहीं हुआ था। पुलिस की गाड़ियां सायरन बजाती हुई ठाकुर बलदेव सिंह की हवेली और गोदामों पर टूट पड़ी। जिस हवेली की ओर लोग आंख उठाकर देखने की भी हिम्मत नहीं करते थे, आज वहां खाकी वर्दी का पहरा था। नंदिनी खुद मौके पर मौजूद थी, अपनी सरकारी गाड़ी के पास खड़ी, आंखों में एक ऐसी चमक लिए जो न्याय की जीत का संकेत दे रही थी। ठाकुर के मुंशी और गुंडों को पुलिस की जीप में भरते हुए देखना गांव वालों के लिए किसी चमत्कार जैसा था। बरसों से दबी हुई उनकी आवाजें अब खुलने लगी थीं, और जिन कागजों में गरीबों की जमीनें कैद थीं, वे सब जब्त कर लिए गए थे। राघव का वह कर्ज, जो असल में एक जालसाजी थी, कानूनी तौर पर शून्य घोषित कर दिया गया। गांव के स्कूल के बाहर का नजारा तो और भी भावुक कर देने वाला था। जिस दीवार को गिराने के लिए बुलडोजर आए थे, आज उसी दीवार को पक्का करने के लिए सरकारी फंड जारी हो चुका था। नंदिनी ने अपनी कलम से एक और आदेश पारित किया। उस स्कूल का नाम बदलकर मुन्नी मेमोरियल प्राथमिक विद्यालय रख दिया गया। जब उस नाम की तख्ती स्कूल के गेट पर लगाई गई, तो वहां मौजूद हर आंख नम थी। यह उस नन्ही जान के लिए एक श्रद्धांजलि थी, जो गरीबी के कारण इलाज न मिलने से दम तोड़ गई थी। नंदिनी ने तख्ती पर हाथ फेरा। उसे लगा जैसे वह अपनी बेटी के गालों को छू रही हो। उसने महसूस किया कि उसकी बेटी की आत्मा अब शांत होगी, क्योंकि उसका स्कूल अब सैकड़ों अन्य बच्चों को जीवन देगा। लेकिन इस सारी गहमा गहमी और जीत के जश्न के बीच एक चेहरा गायब था। राघव कहीं नजर नहीं आ रहा था। न वह पुलिस कार्रवाई के वक्त दिखा, न ही स्कूल के नामकरण समारोह में। नंदिनी की बेचैन आंखें भीड़ में उसे तलाश रही थीं। वह जानती थी कि यह जीत असल में उसकी नहीं, बल्कि उस फटेहाल मजदूर की है जिसने अपनी हड्डियों का खाद बनाकर यह फसल उगाई थी। जब सब लोग चले गए और सूरज ढलने लगा, तो नंदिनी ने अपनी गाड़ी गंगा किनारे की ओर मोड़ दी। उसे पूरा यकीन था कि राघव वहीं होगा। वह नदी जो उनके प्रेम, उनके विरह
और उनके अतीत की मूक गवाह थी। राघव को वहीं शांति मिलती थी और उसका अनुमान सही निकला। गंगा के घाट पर एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे राघव बैठा था। वह डूबते हुए सूरज को देख रहा था और गंगा की लहरें उसके नंगे पैरों को छूकर गुजर रही थीं। नंदिनी धीरे धीरे उसके पास गई और उसके बगल में बैठ गई। इस बार न कोई सुरक्षाकर्मी था, न कोई पीए और न ही कोई फाइल। केवल एक स्त्री और एक पुरुष, और उनके बीच 15 सालों का बहता हुआ पानी। राघव ने उसे देखा, लेकिन वह चौंका नहीं। उसके चेहरे पर एक गहरी शांति थी, जैसे किसी लंबी यात्रा के बाद यात्री विश्राम कर रहा हो। ठाकुर गिरफ्तार हो गया। नंदिनी ने धीरे से कहा, अब कोई कर्ज नहीं है राघव, तुम्हारी जमीन तुम्हें वापस मिल जाएगी, तुम आजाद हो। राघव ने एक फीकी मुस्कान के साथ नदी में एक पत्थर फेंका। आजादी कागज के टुकड़ों से नहीं मिलती मैडम सर, उसने अपनी दार्शनिक शैली में कहा। मेरी असली आजादी तो उस दिन मिली थी जब मैंने तुम्हें उस बस में बैठते हुए देखा था जो शहर जा रही थी। आज तो बस एक पुराना हिसाब चुकता हुआ है। उसकी बातों में इतना गहरा वैराग्य था कि नंदिनी का दिल भर आया। उसने राघव का हाथ अपने हाथों में लिया। राघव के हाथ सख्त और खुरदरे थे, जबकि नंदिनी के हाथ मुलायम। यह स्पर्श दो अलग अलग दुनियाओं का मिलन था। राघव, मेरे साथ चलो, नंदिनी ने फिर से विनती की। मैं तुम्हें पति के रूप में नहीं तो एक दोस्त के रूप में रखूंगी। मैं तुम्हें वह सम्मान दिलाऊंगी जिसके तुम हकदार हो। राघव ने धीरे से अपना हाथ छुड़ाया और खड़ा हो गया। उसने अपनी धोती झाड़ी और नंदिनी की ओर देखा। नंदिनी, उसने कहा, और इस बार उसकी आवाज में एक अजीब सी दृढ़ता थी। देखो अपने आप को, तुम एक चमकती हुई तलवार हो और मैं उस तलवार की म्यान हूं जो पुरानी और फटी हुई है। म्यान का काम तलवार की रक्षा करना होता है, लेकिन जब तलवार युद्ध के मैदान में चमकती है तो म्यान को कोने में पड़ा रहना ही शोभा देता है। अगर मैं तुम्हारे साथ गया तो लोग मेरी गरीबी और मेरे अनपढ़ होने का मजाक उड़ाएंगे, और वह मजाक तुम्हारे पद की गरिमा पर भी छींटे उड़ाएगा। मैं यह होने नहीं दे सकता। नंदिनी की आंखों से आंसू बहने लगे। तो क्या लोग क्या कहेंगे? इसकी वजह से हम अपनी खुशी कुर्बान कर दें? उसने पूछा। राघव ने सिर हिलाया। यह सिर्फ लोगों की बात नहीं है, यह धर्म की बात है। मेरा धर्म तुम्हें उड़ाना था, तुम्हें बांधना नहीं। पतंग जब आसमान में ऊंची उड़ती है तो उसे डोर छोड़नी पड़ती है। अगर डोर उसे पकड़कर रखेगी तो वह कभी बादलों को नहीं छू पाएगी। तुम उस ऊंचाई के लिए बनी हो। नंदिनी, वहां से नीचे मत देखो, मैं यहीं ठीक हूं, इस मिट्टी में जहां मेरी जड़ें हैं। तुम्हारी सफलता की कहानियां जब अखबारों में छपेंगी तो मैं उन्हें किसी चाय की दुकान पर पढ़ लूंगा, और वही मेरा सबसे बड़ा इनाम होगा। नंदिनी समझ गई कि राघव का निर्णय अटल है। वह प्रेम के उस सर्वोच्च शिखर पर खड़ा था जिसे त्याग कहते हैं। वह उससे कुछ लेना नहीं चाहता था, क्योंकि लेने से उसका प्रेम छोटा हो जाता। उसने स्वीकार कर लिया कि उनका साथ यहीं तक था। उनका रिश्ता अब शारीरिक उपस्थिति का नहीं, बल्कि आत्मिक जुड़ाव का होगा। नंदिनी भी खड़ी हो गई। उसने अपने पर्स से कुछ नहीं निकाला, न पैसे, न चेक, क्योंकि वह जानती थी कि किसी भी तरह की मदद राघव के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाएगी। उसने बस झुककर राघव के पैरों को छुआ। यह एक डीएम का एक मजदूर को नहीं, बल्कि एक आत्मा का दूसरी महान आत्मा को नमन था। तुम सही कहते हो, नंदिनी ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा। नीम का पत्थर कभी शिखर पर नहीं दिखता, लेकिन पूरी इमारत उसी पर टिकी होती है। तुम मेरी नींव हो राघव। मैं दुनिया को जीत लूंगी, लेकिन मेरी हर जीत में तुम्हारा नाम अदृश्य अक्षरों में लिखा होगा। राघव मुस्कुराया। यह मुस्कान 15 सालों में सबसे सच्ची और सबसे उज्जवल थी। उसने अपना हाथ आशीर्वाद की मुद्रा में उठाया, लेकिन फिर रोक लिया और बस हाथ जोड़ लिए। जाओ कलेक्टर साहब, देर हो रही है, जिले को तुम्हारी जरूरत है।
नंदिनी वापस अपनी गाड़ी की ओर बढ़ी। हर कदम के साथ उसे लग रहा था जैसे वह अपने शरीर का एक हिस्सा पीछे छोड़ रही है। गाड़ी में बैठकर उसने रियर व्यू मिरर में देखा। राघव अभी भी वहीं खड़ा था, एक धुंधली आकृति की तरह जो धीरे धीरे शाम के अंधेरे में घुल रही थी। गंगा बह रही थी, अविरल, शांत और गंभीर। नंदिनी ने ड्राइवर से चलने को कहा। गाड़ी धूल उड़ाती हुई शहर की पक्की सड़क की ओर दौड़ पड़ी। पीछे रह गया वह गांव, वह स्कूल और वह आदमी जिसने अपने प्रेम को अमर करने के लिए उसे अपनी ही दुनिया से मिटा दिया था। कार की खिड़की से ठंडी हवा आ रही थी, लेकिन नंदिनी को अपनी साड़ी पर अभी भी राघव के घर की धूल की महक आ रही थी। उसने तय किया कि वह इस साड़ी को कभी नहीं धोएगी। यह धूल, यह गंध उसके लिए किसी भी पदक या पुरस्कार से ज्यादा कीमती थी। यह धूल उस पुरानी साड़ी पर लगी एक ऐसी मुहर थी जो उसे हमेशा याद दिलाती रहेगी कि वह कौन है और वह यहां क्यों है। उसने अपनी फाइल खोली और काम करना शुरू कर दिया। उसकी आंखों में अभी भी नमी थी, लेकिन अब उसमें कमजोरी नहीं, बल्कि एक नई ताकत थी। राघव की तपस्या व्यर्थ नहीं जाएगी। वह काम करेगी, लड़ेगी और जिएगी उस आदमी के लिए जिसने उसे जीने का मौका दिया। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि असल में यहीं से शुरू होती है। प्रेम का अंत मिलन में नहीं होता, बल्कि एक दूसरे को पूर्ण करने में होता है। राघव और नंदिनी दो समानांतर पटरियां बन गए थे जो कभी मिल नहीं सकते थे, लेकिन जिनके ऊपर जीवन की गाड़ी दौड़ रही थी। राघव अपनी ईंटों के साथ खुश था और नंदिनी अपनी फाइलों के साथ। दोनों ने अपने अपने हिस्से का विष पी लिया था ताकि दूसरे के हिस्से में अमृत आ सके। और यही भारतीय जीवन का वह शाश्वत सत्य है जिसे कर्म और त्याग कहा जाता है। गंगा बहती रही कि दूसरे कर्म और काल में तो सारथा